गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नागार्जुन द्वारा रचित कविताएं कल और आज तथा उषा की लाली। तो प्रथम कविता कल और आज में ग्रीष्म के घोर तपन भरे परिवेश के बाद वर्षा ऋतु का जो सहज आगमन होता है उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। और दूसरी कविता में उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा का वर्णन नागार्जुन ने किया है। तो देखें पहली कविता। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले अर्थात कल तक का जो वातावरण था उसके बारे में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अभी कल तक अर्थात भीषण गर्मी से हताश निराश किसान प्रकृति को या भगवान को गालियां दे रहे थे, अर्थात ग्रीष्म काल को कोस रहे थे। अभी कल तक गौरैयों के झुंड धूल में खेलते रहते थे और अनाज उगलने वाली खेतों की मिट्टी एकदम सूखी हुई और पत्थर के समान कठोर थी। अभी कल तक मेंढक धरती के अंदर दुबके पड़े थे और आकाश बादलों से रहित और धूल लू के व्याप्त होने से फीका दिखाई दे रहा था। आशय यह है कि ग्रीष्म ऋतु के कारण धरती शुष्क हो गई थी, किसान हताश और निराश हो गए थे और सारा वातावरण धूल भरी लू के चलने से कष्टदायक बन गया था। ऐसे में लोग वर्षा ऋतु के आने की आस लगाए बैठे थे। तो इन पंक्तियों में ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव का वर्णन सरल और सहज शब्दों में किया गया है। आगे देखें, ये था कल तक और आज क्या हुआ जब वर्षा आई। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगोरों की शहनाई अविराम, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिलाओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर। तो पावस अर्थात वर्षा ऋतु और शिराओं शिराओं अर्थात अग्रभागों आगे के भागों, और लाव लश्कर होता है साज सामान या अनुयायी अर्थात सब कुछ। तो देखें इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि वर्णन करता है कि ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने और वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से आकाश में बादलों की घटा रूपी तंबू तन गए हैं, अर्थात चारों तरफ बादल ही बादल हो गए हैं। और आज वर्षा ऋतु रूपी सुंदरी लगातार बूंदा बूंदियों के माध्यम से मानो अपनी पायल छमका रही थी या बजा रही थी। बूंदें जब गिरती हैं तो ऐसा लगता है पायल के जैसी खन खन आवाज आती है। भाव यह है कि वर्षा की बूंदें छम छम करके गिरने लगी हैं। इस मौसम में झिंगूर भी लगातार अपने स्वर रूपी शहनाई को बजाने लग गए हैं, मानो वे वर्षा रानी के स्वागत में शहनाई बजा रहे हैं, तथा मोर भी नाचते थिरकते हुए जोरों से केकाराव करने लगे हैं। आज वर्षा ऋतु के आगमन से धूप की गर्मी से झुलसी हुई नोकों या उसके आगे के भागों में वापस जान आ गई है और उनमें हरितिमा उभरने लगी है, तथा आज गर्मी भी अपना सारा साजो सामान तथा संगी साथी अर्थात धूल भरी आंधियां, ये गर्मी की संगी साथियां हैं, को समेट कर
इस धरती से चुपचाप विदा हो गया है। अर्थात संसार को तपा देने वाला ग्रीष्मकाल अब अपना सारा सामान तामझाम जैसे तपन, लू आदि को समेटकर चुपचाप चला गया है। तो इस कविता में बादलों को आकाश में तने हुए तंबू, बूंदाबांदी को पायल की चमक, झिंगूरों को स्वर शहनाई वादन और ग्रीष्म को लाव लश्कर सहित चले जाने वाला यात्री बताकर कवि ने सुंदर कल्पना की है। तो देखेंगे अगली कविता उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, देखता रह गया अपलक कवि। कवि कहता है कि उषा की लालिमा में हिमालय की चोटियां स्वर्णिम चमक से निखर गई हैं। सुबह उषा काल का वर्णन किया है, वे सोने के जैसे लग रही हैं। उषा काल में सूर्य जब कुछ आगे बढ़ा तो कवि उसकी बदली हुई मनोरम छवि को देखकर एकदम से हैरान रह गया, अर्थात उस छवि को एक टक देखता ही रहा तथा आश्चर्यचकित हो गया। डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर, उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। और उस समय कवि को यह भय हो रहा था कि कहीं प्रातः काल की यह चमत्कारी शोभा बदरंग न हो जाए, कहीं यह प्राकृतिक सौंदर्य शीघ्र बिखर न जाए। उषा की लालिमा जब धरती एवं हिमालय पर फैली तो उससे सारा परिवेश स्वर्णिम आभा से रंग गया। सब और स्वच्छ चमक फैल गई और हिमालय के बर्फीले शिखर सोने के समान चमकने लगे, जिससे कवि को उषा की लाली बहुत ही मुग्धकारी लगने लगी। तो कवि ने उषाकालीन लालिमा के प्रभाव से स्वर्णिम आभामय परिवेश का भावपूर्ण चित्रण किया है। तो कैसी लगी ये दोनों कविताएं आपको? बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।